तुक शब्द के दो अर्थ हैं। एक वास्तविक अतिथि, दूसरा चुनौती देने वाला। ईशान ने आरव से मिलने आने की योजना बनाई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह वास्तविक यात्रा थी। इसलिए उसने सिर हिलाया और कहा, मेरा एक दोस्त है जो अभी अभी व्हाइट बियर्ड पायरेट्स में शामिल हुआ है। ईशान की बात सुनकर शराब खाने में मौजूद ज्यादातर मेहमानों के चेहरे पर ईर्ष्या के भाव उभर आए। बारटेंडर का भी ईशान के प्रति रवैया बदल गया। उसने विनम्रता से कहा, तो फिर आप ओक टैवर्न जा सकते हैं। चौथी श्रेणी के लोग अक्सर वहां आते हैं। शुक्रिया। ईशान ने अपना गिलास उठाया, एक ही घूंट में वाइन पी ली और राघव चौहान से बोला, चलो अंकल। राघव चौहान ने शराब पीकर ईशान के पास आकर कहा, देखा जा सकता है कि इस देश में लोग व्हाइट बर्ड पायरेट्स का कितना सम्मान करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि ये लोग इस देश की रक्षा कर रहे हैं, ईशान ने मुस्कुराते हुए कहा। वे बाहर गए और ओक टैवर्न का पता लगाने लगे। वे शहर के बीचों बीच गए और बार ढूंढ निकाला। 2 और ड्रिंक्स के लिए पैसे देने के बाद ईशान को बारटेंडर से व्हाइट बर्ड समुद्री डाकुओं का ठिकाना पता चला। वह ठिकाना शराब खाने के एक कोने में था, जहां बलुआ पत्थर से बने कई छोटे छोटे निजी कमरे थे। ईशान और राघव चौहान वहां गए और देखा कि वहां कई समुद्री डाकू जैसे लोग बैठे थे, 4 पुरुष और 1 महिला। बिना किसी अपवाद के इन 5 लोगों के शरीर पर व्हाइट बियर्ड पैटर्न के प्रतीक के टैटू बने हुए थे। यह दृश्य देखकर ईशान के मन में एक अनोखा विचार आया। क्या ड्रैगन हंटर पायरेट्स का टैटू बनवाना अच्छा रहेगा? इस तरह का लोगो वाकई बहुत आकर्षक होता है। यह न सिर्फ यह साबित करता है कि वह एक खास समूह से जुड़ा है, बल्कि एक तरह का गौरव भी है। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? ईशान और राघव चौहान को देखते ही उन 5 में से एक मोक्सी ने मुंह बनाते हुए पूछा, क्या आप व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के 4थे डिवीजन से हैं? ईशान उनके सामने रेत पर बैठ गया और पूछा। 5 ने एक दूसरे की ओर देखा और अपने हाथों में हथियार लिए हुए थे। मुझे गलत मत समझो। उनकी हरकतें देखकर ईशान मुस्कुराते हुए बोला, मेरा एक दोस्त है जो लगता है अभी अभी व्हाइट बियर्ड पायरेट ग्रुप में शामिल हुआ है। मैं उसे ढूंढ रहा हूं। ओह, तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है? मोक्सी ने राहत की सांस ली। चूंकि वह भाई का दोस्त है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। His name is आरव, फायर फिस्ट आरव, ईशान said। नाम सुनते ही 5 लोग हैरानी से ईशान की तरफ देखने लगे। मोक्सी चौंक कर उछल पड़ा और बोला, आरव, फायर फिस्ट, 22 करोड़ बेरीज का इनाम वाला आदमी? अच्छा, क्या तुम उसे जानते हो? ईशान थोड़ा हैरान हुआ। उस समय 2nd डिवीजन का कप्तान बनने के बाद एसएस का इनाम 55 करोड़ होना चाहिए था। तो मोक्सी सही था, सिर्फ जानने से भी ज्यादा। मोक्सी ने ईशान की तरफ देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि ईशान एस का दोस्त है। फायर फिस्ट आरव 22 करोड़ बेरीज के इनाम वाला नया खिलाड़ी था और अब लगभग पूरा व्हाइट बियर्ड पायरेट्स उसका नाम जानता है। पहले अफवाहें थीं कि वह व्हाइट बियर्ड्स के सिर के पीछे था, लेकिन जयदेव ने उसे रोक दिया। 5 दिन और 5 रातों की लड़ाई के बाद लड़ाई बराबरी पर समाप्त हुई और बाद में बूढ़ा आदमी खुद बाहर गया और उसे अपनी नाव पर ले गया। अब जबकि आरव व्हाइट बियर्ड पायरेट्स में शामिल हो गया है, यह देखा जा सकता है कि पिता ने उसे बहुत महत्व दिया है। इतने शक्तिशाली लोगिया डेविल फ्रूट यूजर ने व्हाइट बियर्ड पायरेट्स की ताकत को और भी ऊंचा कर दिया है। हर कोई कह सकता है कि कुछ सालों में फायर फिस्ट आरव और भी मजबूत होकर एक नए कमांडर उम्मीदवार के रूप में उभरेगा। तो जब उन्होंने सुना कि यह युवक एस का दोस्त है,
तो मोक्सी ने तुरंत उसकी उपेक्षा करना बंद कर दिया और कहा, हाँ बिल्कुल। वैसे चूंकि तुम ऐस के दोस्त हो तो तुम्हारा नाम को, मैं ईशान हूँ, ड्रैगन हंटर पायरेट्स का कप्तान, और ये मेरे उपकप्तान अंकल इशो हैं। ईशान ने परिचय कराया। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं आरव को कहाँ ढूंढ सकता हूँ? लेकिन अप्रत्याशित रूप से ईशान के अपना परिचय देते ही पूरा मधुशाला शांत हो गया। व्हाइटबर्ड पायरेट्स के 5 सदस्यों समेत सभी लोग ईशान को घूर रहे थे। ड्रैगन हंटर पायरेट ग्रुप के कप्तान, आप ब्लेजिंग ब्लेड ईशान हैं, जो 500 मिलियन बेरीज के लिए वांछित हैं। जब मोक्सी को होश आया तो वह जोर से चिल्लाया। अचानक पूरा मधुशाला शोरगुल से भर गया। 500 मिलियन बेरीज का इनाम वाला एक बड़ा समुद्री डाकू इस मधुशाला में प्रकट हुआ। हालांकि यहाँ लोग अक्सर व्हाइट बियर्ड्स समूह के समुद्री डाकू देखते हैं, लेकिन डिवीजन कमांडर 04 थैच सहित किसी पर भी ऐसा इनाम नहीं है। और तो और ये चाचा तो उसके उपकप्तान निकले। तो इस शराबखाने में इन दोनों समुद्री लुटेरों की कीमत 80 करोड़ थी। कुछ समय के लिए तो कई लोग ईशान और राघव चौहान से बहुत प्रभावित हो गए। फिर मोक्सी ने जल्दी से काम लिया, ईशान को आदरपूर्वक एक गिलास वाइन पिलाई और फिर कहा, बॉस ईशान, तुम थोड़ी देर यहीं बैठो। दरअसल पापा को तुम्हारी सारी बातें पता चल गई हैं। वो भाई आरव को साथ लेकर तुम्हें ढूंढने लगे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ आओगे। मैं अपने कमांडर से संपर्क करके उन्हें यह खबर सुना दूंगा। क्या तुम्हारा कमांडर थैच यहाँ नहीं है? ईशान ने असमंजस में पूछा, और वे मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? मुझे वजह नहीं पता, लेकिन कमांडर थैच और बाकी कमांडर असल में ओयाजी के फ्लैगशिप पर ही रुके रहे। मोक्सी ने समझाया, मैं उन्हें तुरंत सूचित कर दूंगा और हो सकता है कि वे सलामिस आ जाएं, बस आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। ठीक है। ईशान के पास सिर हिलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब मोक्सी चला गया तो शेष 3 पुरुष और एक महिला असहाय होकर ईशान और उसके उपकप्तान का साथ देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन शराबखाने में बैठे लोग गुनगुनाने लगे और बातें करने लगे। व्हाइटबर्ड यहाँ खुद आ रहा है। क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है? वह इस ड्रैगन शिकारी समुद्री डाकू समूह के लिए यहाँ आएगा। ये कोई सपना तो नहीं है न? कुछ लोगों ने चुपचाप अपने आप को चुटकी काटी, पर दर्द से मुस्कुराए और ईशान और राघव चौहान को डर से देखने लगे। क्या ऐसा हो सकता है कि ड्रैगन हंटर समुद्री डाकू समूह के कप्तान का नाम भी पिता का नाम होगा? उस स्थिति में व्हाइटबर्ड समुद्री डाकू समूह की ताकत और भी मजबूत और अत्यधिक भयानक हो जाएगी। मोक्सी ने तुरंत व्हाइटबियर्ड समुद्री डाकुओं के साथियों से संपर्क किया और उन्हें बताया कि ड्रैगन हंटर समुद्री डाकू सलामिस रियासत में आ गए हैं। आरव लगातार इयान का पता ढूंढ रहा था। खबर सुनकर वह बहुत खुश हुआ। उसने मोक्सी से कहा कि वह ईशान को बताए कि उसे सलामिस रियासत में उसका इंतजार करना है, बस 2 दिन। फिर वह और व्हाइटबियर्ड खुद वहां आ जाएंगे। संदेश सुनने के बाद ईशान ने सोचा कि ज्यादा समय नहीं है, इसलिए उसे राहत मिली क्योंकि वह कुछ दिन आराम कर सकता था। 2 दिनों में ड्रैगन हंटर पायरेट ग्रुप के सदस्य इस देश में खेलते कूदते और मौजमस्ती करते हुए पागल हो गए। एक छुट्टी स्थल के रूप में सलामिस रियासत में हर तरह के मनोरंजन स्थल थे। मार्गरेट और कुछ अन्य लड़कियां बाजार में खरीदारी करने गईं, और यहाँ तक कि बेबी 5 को भी उन्होंने घसीट लिया। बेबी 5 मूल रूप से अहंकार से जाना नहीं चाहता था, लेकिन मार्गरेट ने भी इयान की चाल सीख ली है और उसे आसानी से खींचने के लिए सीधे कृपया शब्द का इस्तेमाल किया है। इस द्वीप पर एक बड़ा सा खेल का मैदान था।
हालांकि यह सबाउडी द्वीपसमूह जितना सुंदर नहीं था, फिर भी यह बहुत से लोगों को आकर्षित करता था। डोरोनी को इसकी सबसे ज्यादा चाहत थी। मनोरंजन पार्क के बारे में सुनकर वह तुरंत कई लोगों को साथ खेलने के लिए ले गया। यहाँ भले ही वे अलग अलग जनजातियों के हों, उन्हें पकड़े जाने या अपहरण किए जाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। राघव चौहान ने ईशान से कुछ पैसे लिए और एक कसीनो की तरफ भागा। इस द्वीप पर कसीनो ज्यादा औपचारिक थे, लेकिन ईशान राघव चौहान को लेकर चिंतित था, इसलिए उसने जिक को अपने साथ जाने दिया और ईशान अकेले ही द्वीप पर घूमता रहा। ईशान असल में खाने पीने का शौकीन था, इसलिए वो इस द्वीप पर सबसे अच्छे रेस्टोरेंट ढूंढ रहा था। खैर, उसके पास पैसे भी थे, तो जब उसे कोई भीड़भाड़ वाली दुकान दिखी तो वो दौड़कर वहां गया और उनके मशहूर व्यंजन ऑर्डर कर दिए। खाना खाते समय ईशान को आरव की याद आती और फिर बीते दिनों के दृश्य याद करके वह अपनी हंसी नहीं रोक पाता। अगर वह ईशान के साथ यहाँ होता तो वह निश्चित रूप से अपनी सामान्य चाल डाइन एंड डैश करता। स्वादिष्ट व्यंजनों की तलाश में इधर उधर भटकने के अलावा ईशान को रास्ते में एक टैटू की दुकान भी मिली। जैसे ही ईशान ने यह दुकान देखी, वह रुक गया। उसने अपनी दोनों सफेद भुजाओं को देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के दुकान में चला गया। दाहिने हाथ पर ब्लैक ड्रैगन वेव की सील की वजह से अगर उस पर कोई खास खजाने की पट्टी भी बंधी हो तो भी ब्लैक ड्रैगन की कुछ गर्मी बाहर निकल ही जाती है। हालांकि यह ज्यादा नहीं थी, लेकिन इयान की दाहिनी आस्तीन को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी थी। और ईशान को खुद भी थोड़ा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। उसे हमेशा लगता था कि सिर्फ एक आस्तीन बहुत परेशान करने वाली है, इसलिए उसे दूसरी आस्तीन फाड़नी पड़ी। नतीजतन ईशान ने लंबे समय से आस्तीन वाले कपड़े नहीं पहने हैं। हालांकि उसकी बाहें अब सुडौल और मांसल हो गई थीं, फिर भी वे नीरस लग रही थीं। आखिर इस अवसर का लाभ उठाते हुए ईशान ने अपने बाएं हाथ पर अपने समुद्री डाकू समूह का लोगो गुदवा लिया। टैटू वाला बहुत अच्छा था। टैटू बनवाने के बाद ईशान ने आईने में देखा और काफी संतुष्ट महसूस किया। अब उसके बाएं हाथ पर ड्रैगन हंटर ग्रुप का लोगो और दाएं हाथ पर एक काले ड्रैगन की लहर थी जो बिल्कुल भी सम्मित नहीं थी। दुकान से बाहर निकलने के बाद ईशान ने अपने सामने सड़क पर एक तेज आवाज सुनी और लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई जो कुछ देख रहे थे। खैर, कुछ गड़बड़ नहीं थी। ईशान देखने गया, लेकिन भीड़ में से निकलकर देखा तो 3 समुद्री डाकू जैसे दिखने वाले आदमी जमीन पर टोपी पहने एक युवक को लात घूंसे मार रहे थे। यद्यपि युवक को 3 बलवान लोगों ने पीटा था, फिर भी वह जमीन पर झुका हुआ था और अपनी बाहों में किसी चीज को बचा रहा था। यद्यपि युवक को 3 बलवान लोगों ने पीटा था, फिर भी वह जमीन पर दुबका हुआ था और अपनी बाहों में किसी चीज को बचा रहा था। ईशान को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी क्योंकि वह जानता था कि यहाँ शेरिफ हैं। और जल्द ही अजीबोगरीब वर्दी पहने सैनिकों का एक समूह वहां पहुंच गया। वे सलामिस रियासत के रक्षक थे। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने तुरंत उन तीनों को पकड़ लिया और उन्हें गिरफ्तार करने की योजना बनाई। नतीजा यह हुआ कि तीनों समुद्री लुटेरों ने तुरंत हाथ खड़े कर दिए और कहा, हमने कोई उपद्रव नहीं किया, यह इस लड़के की गलती है। वह चुपके से हमारे ग्रुप की लड़कियों की तस्वीरें ले रहा था। पहरेदार दंग रह गए। उन्हें पता था कि ये समुद्री डाकू इस द्वीप पर उत्पात मचाने की हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन ये 3 आदमी सड़क पर इस आदमी को पीट रहे थे, शायद ये सच कह रहे हैं। इसलिए पहरेदारों ने तुरंत उस युवक को जमीन से उठाया जिसकी पिटाई हो रही थी और गंभीर नजरों से पूछा, क्या तुम बिना इजाजत के तस्वीरें ले रहे थे? मैं चुपके से तस्वीरें नहीं ले रहा था,
उस युवक की नाक से खून बह रहा था, फिर भी उसने ऊंची आवाज में कहा, मैं पत्रकार हूं। न्यूज को रिपोर्टर। ईशान ने जब यह सुना तो वह दंग रह गया। फिर नीचे देखा तो पाया कि जो चीज उसने अपनी बाहों में कसकर पकड़ी हुई थी वह वास्तव में एक कैमरा था। रिपोर्टर। पहरेदार एक पल के लिए तो अचंभित रह गए, लेकिन फिर उन्होंने भौहें चढ़ाकर कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि यह द्वीप विश्व सरकार के लोगों का स्वागत नहीं करता? इस दुनिया के ज्यादातर पत्रकार न्यूज को कॉरपोरेशन से जुड़े हैं। तथाकथित न्यूज को विश्व सरकार की निगरानी में चलने वाले एक बड़े अखबार समूह को दर्शाता है। इस समाचार समूह का विशिष्ट नाम ज्यादा मशहूर नहीं है, सिर्फ दुनिया भर में अखबार बेचने वाले न्यूज बर्ड्स ही इसका हिस्सा हैं। दरअसल यह न्यूज को ही है। दरअसल ये विश्व सरकार के नियंत्रण में हैं और मरीन द्वारा जारी किए गए वांटेड पोस्टर फैलाते हैं। इस बीच ये कुछ संवेदनशील खबरों को छिपाने के लिए विश्व सरकार के साथ सहयोग भी करते हैं। हालांकि न्यूज कॉरपोरेशन की बदौलत दुनिया भर के लोग कुछ ताज़ा खबरें सुन सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन से नए समुद्री डाकू उभरे हैं। लेकिन जो लोग इसकी पृष्ठभूमि को अच्छी तरह जानते हैं, उनके लिए न्यूज कॉरपोरेशन का स्वागत करना मुश्किल है। सलामिस रियासत उनमें से एक थी। गार्ड मौके पर ही युवक के हाथ से कैमरा छीनने ही वाले थे कि युवक ने 2 बार विरोध किया, लेकिन युवक ऐसा करने को तैयार नहीं था। इस दौरान उसके हाथ का कैमरा जमीन पर गिरकर टूट गया। उसका कैमरा नष्ट होते देख पहरेदारों ने उसे गले लगाना बंद कर दिया। फिर उन्होंने उसे चेतावनी दी, अगर तुम यहाँ पर्यटक के तौर पर आए हो तो हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, लेकिन इस देश में किसी भी चीज का इंटरव्यू लेना और रिपोर्टिंग करना मना है। अगर तुमने दोबारा ऐसा करने की कोशिश की तो हम तुम्हें तुरंत गिरफ्तार करके देश से निकाल देंगे। सलामिस रियासत मूल रूप से एक गैर विश्व सरकार सदस्य देश थी। कौन जाने ये पत्रकार अपनी रिपोर्ट में क्या लिखेंगे। इसके बाद गार्ड चले गए और युवक आंखों में आंसू लिए अपने पैरों के बीच टूटे हुए कैमरे को देखता रहा और काफी देर तक झुका रहा। ईशान उत्सुकता से उसके पास आया, उसके सामने उकड़ू बैठ गया और बोला, आपका कैमरा टूट गया है। आप अपने अखबार के दफ्तर जाकर नया कैमरा क्यों नहीं मांग लेते? मैं नहीं कर सकता। युवक ने बिना ऊपर देखे कहा, मैं अभी भी एक प्रशिक्षु रिपोर्टर हूं। मुझे बहुत दिनों से कोई अच्छी खबर नहीं मिली है। इस बार जब मैं वापस जाऊंगा तो शायद मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसके बदले वे मुझसे टूटे हुए कैमरे का पैसा वसूलेंगे। जब ईशान ने यह सुना तो उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे, इसलिए उसने पूछा, आपको कुछ अच्छी खबर नहीं मिल रही थी, इसलिए आपने महिला समुद्री डाकुओं की तस्वीरें लेने का फैसला किया? हाँ, बिल्कुल सही। युवक ने ईशान की तरफ देखा और कहा, इन खूंखार पुरुष समुद्री लुटेरों में ऐसी क्या खासियत है? लेकिन महिला समुद्री लुटेरे अलग हैं, वे सेक्सी, हॉट और मसालेदार हैं। कई पाठकों को ऐसी औरतें देखना पसंद है। ईशान अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं पाया। यह आदमी तो वाकई इस दुनिया का पपराजी है ना? अगर तुम महिला समुद्री लुटेरों की चोरी छिपे तस्वीरें खींचते रहे तो एक दिन मारे जाओगे। ईशान बोला, क्या तुम सामने वाले से मदद मांगने का कोई बहाना नहीं बना सकते, जैसे कोई मैगजीन कवर बनवाना हो या ऐसा ही कुछ, और फिर उसे साफ एंगल से शूट कर लो? क्या यह बेहतर नहीं है? युवक एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने अचानक अपने माथे पर थपकी दी और बोला, हाँ, मैंने यह क्यों नहीं सोचा। ईशान सिर हिलाते हुए उठकर चला गया। उसे लगा कि यह प्रशिक्षु रिपोर्टर बहुत बेवकूफ है और उतना दिलचस्प नहीं है। हालांकि उसके जाने के बाद ईशान ने यह नहीं देखा कि युवा रिपोर्टर ने काफी देर तक उसकी पीठ को देखा।
अजीब है। अभी अभी ये इंसान कितना जाना पहचाना लग रहा है। युवा रिपोर्टर ने सिर खुजलाया और धीमी आवाज में खुद से बुदबुदाया, मानो इसे कहीं देखा हो। उसने फिर माथे पर थपकी दी। चलो, याद आया। अरे हाँ, इसकी बाह पर टैटू है जो किसी समुद्री डाकू का लगता है। भूतिया अंदाज में युवा रिपोर्टर सचमुच दूर से ही ईशान का पीछा कर रहा था। कुछ दूर चलने के बाद ईशान ने देखा कि वह आदमी उसका पीछा कर रहा है और अचानक पलटकर बोला, अरे, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? यह कहते हुए ईशान ने म्यान को हाथ में कस लिया। नहीं। युवा पत्रकार ने झट से सिर हिलाया और बोला, मुझे तो बस आप कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहीं देखा हो। तुमने मुझे देखा हो या नहीं, मेरे पीछे मत आना। ईशान ने ठंडे स्वर में कहा। ओह ठीक है, सॉरी। युवा रिपोर्टर कांपते हुए बोला। वह ईशान से डर गया था। ईशान एक बार फिर जाने के लिए मुड़ा, लेकिन इस समय ईशान को सड़क पर एक असामान्य चीज दिखाई दी। सलामिस रियासत के सैनिक बड़ी संख्या में अचानक सड़कों से निकलकर विभिन्न बंदूकें लेकर तेजी से आगे बढ़ने लगे। जल्दी करो, चलते रहो, अब बंदरगाह पर जाओ, सतर्क रहो। अधिकाधिक संख्या में सैनिक बाहर निकल रहे थे और उसी समय अचानक सड़क पर सायरन बजने लगे। सायरन की भिनभिनाहट जल्द ही पूरे सलामिस रियासत में फैल गई। सड़क पर चल रहे पैदल यात्री आखिरकार प्रतिक्रिया करने लगे, सदमे से चीखने लगे और भागने लगे। ईशान हक्का बक्का यह नजारा देखता रहा, फिर एक गुजरते हुए सिपाही को पकड़कर पूछा, क्या बात है? क्या कोई समुद्री डाकू हमला कर रहा है? मुझे छोड़ दो। सिपाही ने गुस्से से अपना हाथ पटका, यान की पकड़ से छूटा और फिर बिना पीछे देखे टीम के पीछे आगे बढ़ता रहा। बड़ी संख्या में सैनिक उसी लक्ष्य की ओर दौड़े जो बंदरगाह का स्थान था। सायरन की आवाज के साथ ईशान के दिमाग में सबसे पहले समुद्री डाकुओं के हमले का ख्याल आया। लेकिन कौन सा समुद्री डाकू समूह ऐसे देश पर हमला करने की हिम्मत रखता है? यह देश व्हाइटबर्ड्स के इलाकों में से एक है। यह सोचते हुए यान की नजर में अचानक एक जानी पहचानी आकृति उभरी। वह मोक्सी थी। उसने देखा कि ईशान भीड़ के पास खड़ा है तो वह हांफते हुए तेजी से दौड़ा और बोला, बॉस बॉस ईशान, ये ठीक नहीं है। कोई दुश्मन आ रहा है। क्या यह कोई समुद्री डाकू समूह है? ईशान ने पूछा। परिणामस्वरूप मोक्सी ने हताश होकर अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, ये मरीन हैं। ईशान उसकी बात सुनकर दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि 2 दिन में आरव और व्हाइटबियर्ड के आने का इंतजार करने के बजाय मरीन पहले ही इस द्वीप पर पहुंच गए। हालांकि मरीन की उपस्थिति के बाद इस देश की सेना ने ऐसी प्रतिक्रिया क्यों दी? परिणामस्वरूप मोक्सी ने उसकी शंकाओं को भांपते हुए समझाया, बॉस ईशान, आपको शायद पता नहीं होगा कि विश्व सरकार गैर भागीदारी वाले देशों के साथ बहुत सख्ती से पेश आती है। हाल ही में विश्व सरकार ने एक गैर भागीदारी वाले देश के राजा को अपराधी घोषित कर दिया और उसे गिरफ्तार करने के लिए मरीन भेज दिए। यह कैसे संभव हो सकता है? ईशान आंखें मूंदकर देखता ही रह गया। अब ये जरूरी नहीं। सलामिस रियासत के सैनिक मरीन से बातचीत करेंगे। मोक्सी ने बेचैनी से कहा, मैं तुम्हें ढूंढने आया हूं क्योंकि मुझे तुमसे कुछ और कहना है। वह क्या है? ईशान ने पूछा। ओयाजी और आरव और सभी कमांडर मोबी डिक पर सवार होकर इस देश में पहुंच चुके हैं। मोक्सी ने पसीने से तर माथे से कहा, लेकिन हमें अभी खबर मिली है कि उन्हें सलामिस द्वीप से लगभग 30 किलोमीटर दूर बीस्ट्स पायरेट्स का एक निशान मिल गया है। द बीस्ट्स पायरेट ग्रुप
ईशान इतना हैरान हुआ कि बोलते हुए उसने अपनी जीभ ही काट ली। तुम्हारा मतलब है कि कार्तिक योंको द्वीप के बाहर प्रकट हुआ था? हमें नहीं पता कि कार्तिक खुद आया या नहीं। मोक्सी ने घबराकर कहा, खैर कुछ बड़ा होने वाला है। ओयाजी अभी द्वीप पर नहीं उतर सकते क्योंकि उनका काम बीस्ट्स पायरेट्स से निपटना है। जैसे ही ईशान ने यह सुना, उसे तुरंत समझ आ गया कि यहाँ हालात ठीक नहीं हैं। इसलिए उसने जल्दी से मोक्सी से कहा, अरे यार, मुझे अपने समुद्री डाकू समूह के सदस्यों को बुलाना होगा। मरीन मुझे ढूंढ रहे होंगे। खैर बॉस ईशान, मैं चौथे डिवीजन के लोगों को इकट्ठा करने जा रहा हूँ। ओयाजी ने हमें आपके साथ सहयोग करने के लिए कहा है। मोक्सी ने कहा, आपको द्वीप छोड़कर समुद्र में जाना होगा, फिर वहां हमारी सेना में शामिल होना होगा। ईशान ने कुछ देर सोचा और पाया कि यही उसका एकमात्र रास्ता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि मरीन की गति इतनी तेज होगी, क्योंकि जब उन्होंने G5 शाखा बेस पर हमला किया, जहां रेड लाइन से पहुंचने में 2 हफ्ते लगते हैं, तो अगर मरीन ने तुरंत जवाब दिया और इस बेड़े को भेज दिया, तो भी इयान का जहाज इस बेड़े से लगभग 2 हफ्ते दूर होना चाहिए। हालांकि 2 दिन बाद ही मरीन ने उनका पीछा करते हुए उन्हें सलामिस द्वीप तक पहुंचा दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि मरीन शुरू से ही यहां आने की फिराक में थे? क्या उनका खुफिया नेटवर्क वाकई इतना शक्तिशाली था? ईशान को पता नहीं था कि इस बार उसका अनुमान गलत था। इस बार जानकारी मरीन इंटेलिजेंस से नहीं बल्कि ज़ेफायर से थी। ज़ेफिर के समुद्री डाकू गुरिल्ला नई दुनिया में समुद्री डाकुओं को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए उनके पास समुद्री डाकुओं के बारे में बहुत सारी जानकारी है। इयान की पहचान उजागर होने के बाद से समुद्री डाकू गुरिल्ला उसके ठिकाने की तलाश में हैं। इस बार चूंकि ज़ेफिर ने सेंगोकू का आदेश स्वीकार कर लिया था और किजारू के साथ बेड़े का नेतृत्व करते हुए ड्रैगन शिकारियों को घेर लिया था, इसलिए ड्रैगन शिकारी समुद्री लुटेरों की चाल का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता था। उनके रास्ते को देखते हुए ज़ेफिर ने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि उनका अगला ठिकाना सलामिस द्वीप हो सकता है। जहाज जितना बड़ा, पाल जितना बड़ा, उसकी गति उतनी ही तेज। यह सामान्य ज्ञान की बात है। इयान का जहाज किसी भी पैमाने पर मरीन के युद्धपोतों के बराबर नहीं था। यहां आने के रास्ते में ईशान और उसके दल ने कई समुद्री डाकुओं के समूहों से लड़ाई लड़ी, जिससे उन्हें काफी देरी हुई। यह वास्तव में आश्चर्य की बात नहीं है कि वे इतनी जल्दी उनके पास पहुंच गए। ईशान और मोक्सी अलग हो गए और अपनी कलाई पर बंधे युवा डेन डेन मुशी के जरिए अपने अपने लोगों से संपर्क करने लगे। दोनों ही आसन्न आपात स्थिति से आकर्षित थे, इसलिए वे अपने पीछे खड़े युवा रिपोर्टर को पूरी तरह भूल गए। वह बाईं ओर मुड़कर मोक्सी को देखने लगा जो जा रहा था, फिर उसने ईशान को देखा जो दाईं ओर से जा रहा था। अचानक उसने अपने दांत पीस लिए और फिर से ईशान के पीछे चला गया। कुछ बड़ा होने वाला है। व्हाइटबर्ड पायरेट्स, बीस्ट्स पायरेट्स और मरीन्स। युवा रिपोर्टर जितना इस बारे में सोचता गया, उतना ही उत्साहित होता गया। हे भगवान, क्या मैं आखिरकार अपने श्राप से मुक्त हो गया? यह एक बड़ी घटना है, निश्चित रूप से चौंकाने वाली खबर। ईशान का पीछा करते हुए फ्रिट्ज नाम के युवा रिपोर्टर ने अपनी पतलून की जेब से लंबी पलकों वाला एक डेन डेन मुशी निकाला। उसका कैमरा टूटा हुआ था, लेकिन फ्रिट्ज के पास एक खास डेन डेन मुशी था जिसका इस्तेमाल इस बार किया जा सकता था। हालांकि वह तस्वीरें नहीं ले सकता, लेकिन यह घटनाओं को लाइव रिकॉर्ड और प्रसारित कर सकता है, जिसे कैमेको कहते हैं। हाँ, यह विजुअल डेन डेन मुशी फ्रिट्ज की आखिरी उम्मीद थी। उन्होंने विजुअल डेन डेन मुशी के पीछे लगा माइक्रोफोन उठाया और अपने प्रधान संपादक का नंबर डायल किया। जब दूसरे पक्ष की आवाज आई
तो उन्होंने तुरंत अपनी आवाज धीमी कर ली और उत्साहित होकर बोले, अरे प्रधान संपादक, बड़ी खबर है। एक शब्द ने तुरंत उनके मुख्य संपादक का ध्यान आकर्षित किया और पूछा, किस तरह की बड़ी खबर? मैं अब सलामिस रियासत में हूँ। जी हाँ सर, नई दुनिया के सलामिस द्वीप पर। प्रिट्स ने कहा, इस पूरे द्वीप में अफरातफरी मची हुई है। एक मरीन बेड़ा दिखाई दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, व्हाइटबियर्ड समुद्री डाकू और बीस्ट समुद्री डाकू भी यहाँ आ रहे हैं। यह सुनते ही प्रधान संपादक ने तुरंत हांफते हुए कहा, क्या यह समुद्री बेड़ा एक ही समय में दो सम्राटों से लड़ने जा रहा है? मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। प्रिट्स ने कहा, मेरा कैमरा अभी कुछ देर पहले ही खराब हुआ है और मेरे पास सिर्फ कैमेको डेन मुशी ही बची है। अब मैं लाइव फुटेज लेने की कोशिश करूंगा। क्या आप इसे सीधे प्रसारित कर सकते हैं? कोई बात नहीं। प्रधान संपादक ने तुरंत कहा, मैं आपके अनुरोध को तुरंत लागू करूंगा। अगर यह स्वीकृत हो जाता है तो आपकी कवरेज पूरे सबाउडी द्वीपसमूह और दुनिया भर में उन सभी जगहों पर लाइव स्ट्रीम की जाएगी जहां उनके प्रोजेक्टर हैं। जब प्रिट्स ने यह सुना तो उसकी सारी चिंताएं दूर हो गईं। प्रधान संपादक ने एक प्रशिक्षु रिपोर्टर के रूप में उसका भरपूर साथ दिया। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर वह इस बार लाइव कार्यक्रम प्रसारित कर पाया तो वह न्यूज कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा रिपोर्टर बन सकता है। पदोन्नति, वेतन वृद्धि और एक खूबसूरत महिला से शादी करना एक महान जीवन उसके लिए इंतजार कर रहा था, बस इस प्रमुख घटना को स्ट्रीमिंग करने के लिए। एक लंबी सांस लेकर वह ईशान के पीछे पीछे चला गया। इसी दौरान उसकी नजर इयान के सिर पर भालू के कान वाली टोपी पर पड़ी और उसे आखिरकार याद आ गया कि यह लड़का कौन था। इस समय जब प्रिट्स को यह आकृति याद आई तो वह भयभीत होकर उसे देखने से खुद को नहीं रोक सका। हे भगवान, क्या यह वही व्यक्ति नहीं है जिसका नाम नई जारी की गई इनाम सूची में है, जिसे मैंने पहले देखा है? वह तो ब्लेजिंग ब्लेड है, ईशान। प्रिट्स की पुतलियां फैल गईं। ड्रैगन हंटर पायरेट ग्रुप, 500 मिलियन बेरीज का इनामी गुस्सैल समुद्री डाकू, पवित्र भूमि का मास्टरमाइंड और आगजनी करने वाला मारिजोआ। वह भी इसी द्वीप पर क्यों है? हम्मा, उनकी बातचीत सुनकर ऐसा लगता है कि व्हाइटबर्ड उसके लिए यहाँ है। प्रिट्स इस समय बहुत खुश था कि वह सही व्यक्ति का पीछा कर रहा था। अगर उसने गलत चुनाव किया होता और चौथे डिवीजन के मोक्सी का पीछा किया होता तो वह ऐसी जानकारी उजागर नहीं कर पाता। सलामिस द्वीप पर अचानक इतने डरावने लोग इकट्ठा हो गए। जब भी प्रिट्स यह सोचता, उसके रोंगटे खड़े हो जाते, लेकिन साथ ही उसका एड्रेनालाइन भी बढ़ जाता। चलो चलो, जब तक मैं जीवित रहूंगा शायद मैं अपनी आंखों से एक चौंकाने वाली घटना देख सकूं, प्रिट्स ने अपने चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए कहा। अब जबकि द्वीप अशांत लोगों से भरा हुआ था, ईशान का ध्यान दूर से पीछा कर रहे प्रिट्स पर नहीं गया। भागते हुए उसने ड्रैगन हंटर पायरेट ग्रुप के सदस्यों से संपर्क किया और उन्हें बंदरगाह पर इकट्ठा होने के लिए कहा। उसी समय बंदरगाह पर सलामिस रियासत के 2 युद्धपोत भी आ गए। बेशक इन 2 युद्धपोतों की तुलना मरीन युद्धपोतों से नहीं की जा सकती, क्योंकि वे सलामिस रियासत द्वारा बनाए गए थे। सलामिस सेना के हजारों सैनिक इन दोनों जहाजों पर सवार थे, जो दूर स्थित मरीन युद्धपोतों की ओर बढ़ रहे थे। नीले समुद्र में नीले पतवार और सफेद पाल वाले 10 युद्धपोत एक कतार में खड़े क्षितिज पर दिखाई दे रहे थे, सलामिस द्वीप की ओर बढ़ रहे थे और उनकी गति काफी तेज थी। डेक पर खड़े सलामिस रियासत के सैनिकों को दूसरे युद्धपोतों पर लगी 3 पैक तोपों के काले थूथन का धुंधला सा आभास हो रहा था। यह जानते हुए कि दूसरा पक्ष मरीन था, बिना किसी डर के सीधे गोलीबारी करना असंभव था।
हालांकि सलामिस रियासत के सैनिकों ने जबरदस्त और अतुलनीय दबाव महसूस किया। एक गुरु ध्वनि आई और सभी सैनिकों ने अपनी लार निगल ली। दोनों पक्षों के बीच संपर्क होने में ज्यादा समय नहीं लगा। सलामिस रियासत के रक्षकों ने एक छोटी नाव पर एक दूत भेजकर समुद्री युद्धपोत पर चढ़ने का अनुरोध किया, जिसे मंजूरी मिल गई। गार्ड का कप्तान युद्धपोत पर चढ़ा तो सबसे पहले उसने किजारू को बीच में खड़ा देखा। यह प्रसिद्ध एडमिरल पूरी दुनिया में जाना जाता था, एडमिरल बोर्सालिनो। कैप्टन के होश में आने के बाद उन्होंने गंभीरता से कहा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि सलामिस रियासत की ओर एक बेड़ा क्यों दौड़ रहा है, क्या बात है? सलामिस एक गैर भागीदार देश है और किसी भी समुद्री रक्षा समझौते में शामिल नहीं हुआ है। नियमों के अनुसार आपको हमारे क्षेत्रीय जल में आने की अनुमति नहीं है। हालांकि किजारू ने ऐसी टिप्पणियों की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा, हालांकि मरीन को दुनिया भर में समुद्री डाकुओं को गिरफ्तार करने का अधिकार है ना? समुद्री लुटेरों को गिरफ्तार कर रहे हो, फिर तुम हमारे देश में क्यों आए? पहरेदारों के कप्तान ने बिना अपना भाव बदले कहा, सलामिस में हमारा कोई वांछित समुद्री डाकू नहीं है। हाँ, अजीब। किजारू ने अपना सिर खुजलाया और कहा, फिर हमें यह जानकारी कैसे मिलती है कि सबसे शक्तिशाली समुद्री डाकू यहाँ हैं? तुम व्हाइटबर्ड पायरेट्स की बात कर रहे हो? कैप्टन ने कहा, सलामिस ने व्हाइटबर्ड पायरेट्स की सुरक्षा सिर्फ विश्व सरकार से मतभेद के कारण स्वीकार की है। अगर तुम व्हाइटबर्ड पायरेट्स को ढूंढना भी चाहो तो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। अब अपने देश के राजा की ओर से मुझे औपचारिक रूप से तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहना पड़ रहा है। यह करना बहुत मुश्किल है। किजारू ने धीरे से कहा, हालांकि हम यहाँ व्हाइटबर्ड पायरेट्स के लिए नहीं आए हैं। आखिरकार वह बूढ़ा आदमी ज्यादा दूर नहीं है। उसके आने से पहले हमें जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ लेना चाहिए, इसलिए माफ करना, हम यहाँ से नहीं जा सकते। क्या मतलब है तुम्हारा? कैप्टन का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया और बोला, क्या ऐसा हो सकता है कि मरीन हमारे देश पर जबरदस्ती हमला करना चाहते हों? जैसा कि आपने कहा, सलामिस रियासत किसी भी रक्षा समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए आप हमारी सरकार द्वारा संरक्षित नहीं हैं, है ना? किजारू ने अपने दुबले पतले शरीर को आगे की ओर झुकाकर कैप्टन की ओर देखा। तुम? पहरेदारों का सरदार किजारस की बातें सुनकर चौंक गया। वह कुछ कहना ही चाहता था कि अचानक उसे लगा कि उसके सामने रोशनी की एक सुनहरी किरण चमक उठी है। किजारू ने काम करना शुरू कर दिया। एक लात कप्तान के चेहरे पर लगी और उसके लिए समय पर प्रतिक्रिया करना असंभव था। और गार्डों के कप्तान को यह एहसास हो गया कि चीजें अच्छी नहीं होंगी। इसका कारण था वह बड़ा विस्फोट जो अभी अभी उसके पीछे हुआ था। सलामिस रियासत के 2 जहाजों में से एक पर सुनहरी किरण की मार पड़ी। किजारुस का हमला गार्डों के कप्तान पर नहीं, बल्कि उसके पीछे वाले जहाज पर था। सुनहरी लेजर किरण सीधे जहाज के डेक पर गिरी, जबकि किसी के पास ऐसी प्रक्षेपास्त्र को रोकने या समय पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता नहीं थी। भीषण विस्फोट से डेक के बीचों बीच एक बड़ा छेद हो गया और जहाज पर सवार सैनिक उड़कर समुद्र में गिर गए। खड़खड़ाहट की आवाज के साथ जहाज के मस्तूल जोरदार आवाज के साथ धीरे धीरे नीचे गिर पड़े। फिर पूरा जहाज विस्फोट की स्थिति से दरकने लगा और आगे का हिस्सा और पिछला हिस्सा दोनों तरफ से ढह गया। पहरेदारों के कप्तान ने अपना सिर घुमाया और दृश्य देखा। हालांकि वह जानता था कि एडमिरल की युद्ध शक्ति भयानक होती है, फिर भी किजारू ने तुरंत एक पूरा जहाज चकनाचूर कर दिया, जो उसके लिए बिल्कुल अप्रत्याशित था। क्या आप सलामिस रियासत के साथ युद्ध शुरू कर रहे हैं? कप्तान ने कांपती आवाज में कहा। लेकिन जैसे ही उसकी आवाज गिरी, एक बड़ी कुल्हाड़ी उड़कर आई।
चौड़ी कुल्हाड़ी सीधे पहरेदारों के कप्तान पर लगी, जिससे उसका शरीर समुद्र में जा गिरा। यह एक गैर भागीदार देश होने के कारण है। सेंटोमारू कुल्हाड़ी लेकर डेक पर आया और जहाज पर मौजूद कप्तानों और सहायकों को देखकर मुस्कुराया। अगर तुम मरीन को इन समुद्री लुटेरों को पकड़ने से रोकोगे तो तुम्हें भी सहयोगी माना जाएगा। किजारू ने अपना समुद्री कोट पहना और साथ ही कहा, उन्हें गिरफ्तार करो, द्वीप के पास पहुंचते ही गोले तैयार करो, जेफिर सेंसेई को सूचित करो कि सलामिस के सभी बंदरगाह बंद कर दिए जाएं। किसी भी नाव को द्वीप से बाहर न जाने दो। हाँ, एडमिरल बोरसालिनो। एक मरीन कैप्टन ने तुरंत सलामी दी। इसके बाद मरीन ने कार्रवाई की। उन्होंने सलामिस के सभी सैनिकों को पकड़ लिया जो बातचीत करने आए थे। फिर जैसे ही 10 युद्धपोत द्वीप की ओर बढ़े, उन्होंने धीरे धीरे अपनी टुकड़ी को तितर-बितर कर दिया और पूरे द्वीप को घेरना शुरू कर दिया। समुद्री जहाजों पर लगी 3 तोपें भी धीरे धीरे ऊपर उठने लगीं, जिनका लक्ष्य सलामिस रियासत का बंदरगाह था, और उन्होंने 3 गोले दागे। उसी समय किजारू ने हल्की छलांग लगाई, बहुत तेज गति से एक गोले के ऊपर कदम रखा और तोप के गोले के साथ द्वीप की ओर उड़ गया। किजारू एक लोगिया प्रकार के शैतानी फल पिका पिका नो मी ग्लिंट ग्लिंट फल का उपयोग करता है। चूंकि वह लोगिया फल का उपयोग करता है, इसलिए उसका शरीर प्रवाहित होने में सक्षम होना चाहिए। तत्वीकरण के बाद उसका शरीर अनगिनत फोटोनों में बदल गया, इसलिए वह हवा में तैरने और स्थिर रहने में सक्षम था। हालांकि चूंकि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, इसलिए किजारू अपनी तत्व अवस्था में दिशा नहीं बदल सकता। इसलिए यदि वह युद्धपोत से सीधे चमकता तो उसके द्वीप के ऊपर से उड़ने की बहुत संभावना थी, इसलिए उसने द्वीप पर उतरने के लिए खोल का उपयोग किया। जहां तक सलामिस द्वीप के लोगों की बात है, जैसे ही उन्होंने देखा कि गार्ड जहाज पर अचानक बमबारी हुई और वह डूब गया, तो उन्हें पता चल गया कि मरीन बुरी नीयत से आ रहे हैं, इसलिए वे सभी घबराकर द्वीप की गहराई की ओर भागे। केवल द्वीप पर रहने वाले समुद्री डाकू ही बंदरगाह पर अपने जहाजों पर जल्दी से चढ़ रहे थे। 3 गोले जमीन पर गिरने के बाद एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे कुछ बदकिस्मत समुद्री लुटेरों को भारी नुकसान पहुंचा। विस्फोट की लपटें आसमान तक पहुंच गईं और चीखते चिल्लाते कई शव हवा में उड़ गए। किजारू भी गोले के फटने के साथ जमीन पर गिरा, लेकिन विस्फोट से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। बिखरे हुए छर्रे जब उसके शरीर से टकराए तो आर पार हो गए। संयोग से उसकी स्थिति बंदरगाह के पास थी। बाहर निकलते ही उसने भयभीत समुद्री डाकुओं को देखा। किजारू ने पलटकर देखा कि बंदरगाह से समुद्री डाकुओं के जहाज तेजी से निकल रहे थे। इसलिए उसने समुद्री जहाजों से संपर्क करने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाया और कहा, बंदरगाह से निकलने वाले सभी जहाजों को डुबो दो। धमाका, 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 धमाका। मरीन की तोपें लगातार बरस रही थीं। इस बार 4 युद्धपोतों से 12 तोपें बंदरगाह पर निशाना साध रही थीं। एक अनजान समुद्री डाकू रेजिमेंट के जहाज पर बंदरगाह से निकलते ही इन सभी तोपों ने हमला कर दिया। पहले तो कुछ गोले उनके जहाज के चारों ओर गिरे, जिससे पानी की ऊंची ऊंची लहरें उठीं। हालांकि जब जहाज पर सवार समुद्री डाकू खुद को भाग्यशाली मानने लगे, तो एक गोला सीधे उनके पतवार पर लगा। विस्फोट के बाद जहाज के पतवार में एक बड़ा सा छेद हो गया और फिर लगातार 2 गोले जहाज पर गिरे। कुल 3 तोप के गोले निशाने पर गिरे। समुद्री लुटेरों के जहाज का बारूद डिपो भी उन जगहों में से एक था जहां गोले गिरे थे। एक भयानक विस्फोट हुआ, जिसने पूरे जहाज को आकाश में उठा लिया। इस दृश्य ने उन सभी समुद्री डाकू समूहों को डरा दिया जो बंदरगाह छोड़ना चाहते थे। समुद्र में 10 युद्धपोतों को अर्धचंद्राकार आकार में एक झड़प रेखा में खड़ा किया गया,
जो सलामिस द्वीप के पूरे बंदरगाह को घेरे हुए थे। धीरे धीरे पतवारों को मोड़ा गया और जहाजों को द्वीप की ओर मोड़ दिया गया। बार बार होने वाली जोरदार आवाजों के बीच प्रत्येक युद्धपोत के किनारे की छोटी छोटी खिड़कियां एक एक करके खुल गईं और अंदर से और अधिक तोपें बाहर निकल आईं। 10 युद्धपोतों पर 12 तोपें लगी थीं, यानी कुल 120 तोपें द्वीप पर निशाना साध रही थीं। यह दृश्य देखकर समुद्री लुटेरे डर के मारे अपना सिर पकड़ लिए बिना नहीं रह सके। इतनी भीषण गोलाबारी के आगे कोई भी बच नहीं सकता था। अरे अरे नौजवान, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या तुम जानते हो कि मुझे ड्रैगन शिकारी समुद्री डाकू समूह कहाँ मिल सकता है? किजारू दोनों हाथ जेब में डाले एक समुद्री डाकू के पास गया और उससे पूछा। मुझे नहीं पता। समुद्री डाकू इतना डर गया कि उसने कहा, मुझे नहीं पता इस समुद्री डाकू समूह को। समुद्री डाकू को नई उभरी हुई किंवदंती ईशान जरूर पता होगी, लेकिन किजारू इस जवाब से बहुत असंतुष्ट था। एक तेज रोशनी चमकी और किजारू ने समुद्री डाकू के मुंह पर लात मार दी। किजारस का हमला बहुत तेज था, हालांकि यह वास्तव में प्रकाश की गति तक नहीं पहुंचता है, लेकिन यह मानव आंखों की पकड़ की गति से अधिक है, जिससे जिस किसी पर भी वह हमला करता है उसे मनोभ्रंश की भावना होती है, जिससे वे प्रतिक्रिया करने में पूरी तरह से असमर्थ हो जाते हैं। यह बेचारा समुद्री डाकू किजारू द्वारा लात मारे जाने के बाद उड़ गया। डोंग 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 वह कई इमारतों की दीवारों से होकर गुजरा और जब वह आखिरकार रुका तो उसके पूरे शरीर की हड्डियां चकनाचूर हो गई थीं, उसका मांस और खून बुरी तरह से क्षतविक्षत हो गया था और वह सांस नहीं ले रहा था। क्या राक्षस है! इस आदमी की दुखद स्थिति ने वहां मौजूद सभी समुद्री लुटेरों को भयभीत कर दिया और जब यह भय चरम पर पहुंच गया तो पागलपन छा गया। सभी समुद्री लुटेरों ने अपनी बंदूकें निकालीं और किजारू पर गोलियां चला दीं। हालांकि सभी गोलियां उसके शरीर से होकर निकल गईं। यहाँ क्या हो रहा है? हम उसे क्यों नहीं मार सकते? समुद्री लुटेरों ने डरकर कहा। किजारू ने होंठ हिलाए, उसे लगा कि यहाँ के सारे समुद्री डाकू छोटे छोटे झींगे हैं, इसलिए उसने उन्हें परेशान करने की जहमत नहीं उठाई। एक हल्की सी छलांग के साथ वह हवा में उछला और उसके दोनों हाथों से अनगिनत प्रकाश किरणें निकलीं और नीचे समुद्री डाकुओं की ओर फेंकी गईं। जैसे ही ये रेडियम की गोलियां जमीन पर लगीं, तुरंत ही विस्फोटों का एक जोरदार दौर शुरू हो गया और कुछ समुद्री लुटेरों को सीधी चोट लगी, जिससे उनके शरीर पर एक छोटा सा गोल छेद हो गया। उनके शरीर उसकी प्रकाश किरणों से भेद गए। पूरा बंदरगाह मानो कालीन बमबारी से घिरा हुआ था। जमीन गड्ढों से भरी हुई थी। विस्फोट से निकला नीला धुआं अभी भी तैर रहा था और हर जगह सिर्फ लाशें ही लाशें बिखरी हुई थीं। किजारू फिर जमीन पर उतरा, फिर पतलून की जेबों में हाथ डाले धीरे धीरे चलने लगा। जब भी उसे कोई समुद्री डाकू आता दिखाई देता, वह दूसरी तरफ जाकर उससे ड्रैगन हंटर समुद्री डाकुओं के बारे में पूछता। अगर वह जवाब नहीं देता या जवाब से किजारू संतुष्ट नहीं होता तो उसे तुरंत सजा दी जाती। बंदरगाह की ओर दौड़े समुद्री डाकुओं की कई लहरों को मारने के बाद किजारू ने लोगों की एक और लहर को बंदरगाह की ओर दौड़ते हुए देखा। लोगों का यह समूह अजीबोगरीब था। इसमें न सिर्फ पुरुष और महिलाएं थीं, बल्कि पीछे एक विशालकाय दैत्य भी दौड़ रहा था। साथ ही एक युवक बिना आस्तीन का काला विंडब्रेकर और कमर पर एक लंबा कटाना पहने हुए था। उसका दाहिना हाथ पट्टियों से बंधा था और उसके सिरे से एक घंटी लटक रही थी। जैसे ही वह दौड़ रहा था, घंटी से एक तीखी आवाज आ रही थी। उसने भालू के कान जैसी टोपी भी पहनी हुई थी और उसके काले बाल चोटी में बंधे हुए थे जो लहरा रहे थे। किजारू चमकता हुआ दूर चला गया और इस समूह के सामने रुक गया। फिर सामने वाले युवक से पूछा, छोटे भाई,
क्या तुम जानते हो कि ड्रैगन हंटर समुद्री डाकू कहाँ हैं? ओह, हम उन्हें सड़क के अंत में ओक टैवर्न में ही छोड़ आए। वह युवक चौंक गया और फिर पीछे की ओर इशारा किया। सच में बहुत बहुत शुक्रिया, किजारू ने कहा। तो फिर ईशान-सान, अपना आभार व्यक्त करने के लिए मैं तुम्हें विदा करता हूँ। ऐसा कहते हुए किजारुस ने अपना दाहिना पैर उठाया, जिससे एक चमकती हुई रोशनी निकली और उसने सीधे उस युवक के चेहरे पर लात मारी। यह सही है, किजारू का सामना ईशान से हुआ है। चूंकि ड्रैगन शिकारी समुद्री लुटेरों के सदस्य पूरे द्वीप में बिखरे हुए थे, इसलिए उन्हें इकट्ठा करने में उसे काफी समय लगा। फिर ईशान अपने आदमियों को जल्द से जल्द बंदरगाह तक ले गया, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका सामना किजारू से होगा। सच कहूं तो ईशान को उम्मीद नहीं थी कि मरीन इतनी निर्णायक कार्रवाई करेंगे। उन्होंने न सिर्फ जमीन पर बमबारी की, बल्कि किजारू द्वीप पर सबसे पहले पहुंचने वाला भी था। ऐसा लग रहा था कि वे अपना आपा खो बैठे थे। यह देश गठबंधन का हिस्सा नहीं था, जिससे ईशान को इस बात का एहसास हो गया कि